Hello people, I am Vishishta and I welcome you all to yet another session of the Hindu analysis. Starting with 12th को क्या क्या हुआ हम डिस्कस करेंगे 13th and 14th as well. पिछले 3 दिन basically. 11th is a date which is missing because I couldn't get my hands on that newspaper. Somehow वो बार-बार मैं try किया but download नहीं हो रहा था. So let's skip that and start with 12th, 13th and 14th. ठीक है. सबसे पहले without any further delay starting with the bulldozer culture या bulldozer justice जिसको बोला जा रहा है. This is a very 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 important news. यहाँ पे हुआ क्या है? Supreme Court puts brakes on bulldozer culture या bulldozer justice. Okay, the Supreme Court on Wednesday said that the states that metamorphose that metamorphose into judges to punish accused persons awaiting trial by driving bulldozers into their homes indulge in a naked display of might is right. बहुत बार आपने पिछले कुछ सालों में न्यूज़ में सुना होगा, पढ़ा होगा कि somebody कोई एक पर्सन अक्यूज्ड ऑफ अ क्राइम, तो उस स्टेट की गवर्नमेंट ने या पुलिस ने बुलडोजर लेके गए और उनके घर पे चला दी. ये बहुत बार आजकल न्यूज़ आ चुकी है. इसी के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने चर्चा की है कि जिन भी स्टेट्स में ये तरीके की प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि भाई जस्टिस करना इज जुडिशरी का काम, तो आप एक तरीके से जो सेपरेशन ऑफ पावर है उसको ख़त्म कर रहे हो ना. तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो स्टेट्स ऐसा काम कर रहे हैं कि अक्यूज्ड है बंदा, उसके घर पे बुलडोजर्स चला रहे हैं, वो ऐसा शो कर रहे हैं माइट इज राइट, मतलब जिसमें ताकत है वही सही है, ये डिस्प्ले कर रहे हैं. ठीक है. विदाउट स्पेयरिंग अ थॉट फॉर फैमिलीज रेंडर्ड शेल्टरलेस एंड डेस्टिट्यूट ओवरनाइट. अब जिसने क्राइम किया है या जिसने भी कोई ऑफेंस कमिट किया है, दैट पर्सन इज अक्यूज्ड, उसकी फैमिली भी सफ़र करती है. लेकिन आपने घर पे जाके बुलडोजर चढ़ा दिया, मतलब पूरा का पूरा घर ही आपने तबाह कर दिया ना, तो उसकी पूरी फैमिली बिकम्स होमलेस एंड डेस्टिट्यूट. तो ये कौन सा जस्टिस हुआ भाई कि जिसने क्राइम किया है वो तो जेल में है, बाकी सबको भी आप उसके आसपास वालों जो उससे रिलेटेड है उनको भी पनिश कर रहे हो. A bench of justices B.R. Gavai and K.V. Vishwanathan in its verdict invoked extraordinary powers under Article 142. Extraordinary powers of the Supreme Court under Article 142 दिया गया है of the Constitution to issue a slew of binding directives. Binding directives मतलब जिनको सुनना ही पड़ेगा. To fasten accountability on public officials. उन्होंने 15 दिन इंक्लूड किए हैं कि भाई 15 दिन का प्रायर नोटिस दिया जाएगा जो भी उस घरों में रह रहे हैं उनको कि ये घर डिमोलिश किया जाने वाला है. 15 दिन का प्रायर नोटिस देना जरूरी है. एंड द नोटिस मस्ट प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ द नेचर ऑफ अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन. अब करते थोड़ा स्लाई तरीके से हैं. बेसिकली अगर घर के ऊपर बुलडोजर चलाता है ना, तो ऐसे बोल के कि अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन है ये, इसलिए बुलडोजर चला के हटाया जा रहा है. लेकिन एक्चुअली में द फैक्ट इज कि जो अक्यूज्ड होते हैं उनको उनके क्राइम के लिए पनिश करने के लिए व्हाटएवर रीजंस वगैरह रीजंस को पैदा कर लिया जाता है और फिर दे आर मेड टू सफर. तो कोर्ट ने बोला है कि जो लोग वहां रहते हैं घरों में उनको कम से कम 15 दिन का प्रायर नोटिस दिया जाएगा. और उसी के साथ साथ आपको ये भी दिखाना पड़ेगा कि अगर अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन उस घर का है जिसकी वजह से उसको तोड़ा जा रहा है, तो वो किस तरीके का अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन है. मतलब आप सिर्फ एक शब्द अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन लिख के यू कैन नॉट गेट अवे विद इट. यू विल हैव टू शो कि किस तरीके का क्यों है अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन. ठीक है. स्पेसिफिक वायलेशंस एंड ग्राउंड्स वारंटिंग डिमोलिशन. द ओनर और ऑक्यूपेंट्स who want to challenge the state action must be given a fair opportunity by the designated authority. The final order of the authority must have reasoned conclusions. The actual demolition must be videographed. ये कुछ directions दिए हैं कि basically जो भी किया जा रहा है वो एक designated authority के presence में होना चाहिए. दूसरा, the authority must have reasoned conclusion कि भाई आपसे अगर पूछा जाए क्यों एक्शन लिया गया, अथॉरिटी के पास बाकायदा रीजनेबल एंड रीजन्ड कंक्लूजन होना चाहिए. और ये जो डिमोलिशन किया जा रहा है इसका पूरी वीडियो के फॉर्म में रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, ताकि बाद में अगर कभी कोर्ट में केस आए तो वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए किस तरीके से डिमोलिशन हुआ है. और इसके अलावा भी काफ़ी सारे डायरेक्टिव्स दिए. ठीक है. इसके अलावा कोर्ट ने ये बोला कि कोई भी पब्लिक अथॉरिटी या ऑफिशियल्स जो इन लॉज को या इन डायरेक्टिव्स को वायलेट करता है
उनको फेस करना पड़ेगा कंटेम्प्ट एक्शन, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो एक्शन है वो उनके ऊपर लगाया जाएगा एंड वुड बी प्रोसिक्यूटेड अकॉर्डिंग टू वट एवर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोवाइड्स, ठीक है। दे वुड बी लायबल फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ द डिमोलिश प्रॉपर्टी, द कोर्ट सेड। अगर किसी भी ऑफिशियल ने इस इन डायरेक्टिव्स का वायलेशन किया या उल्लंघन किया तो अल्टीमेटली उनको ये भी बोला जा सकता है कि भाई आपको रेस्टिट्यूट मतलब वापस से रीस्टोर दोबारा से बना के देना पड़ेगा जो भी डिमोलिश प्रॉपर्टी है, ये तक ऑफिशियल्स को बोला जा सकता है। द 95 पेज जजमेंट फॉलोड पिटिशंस रिप्रेजेंटिंग सिटीजन्स फ्रॉम सेवरल स्टेट्स, और इन स्टेट्स में खास तौर पे 3 मेजर स्टेट्स है जहां पे ऐसे केसेस बहुत होते हैं, दैट इज उत्तर प्रदेश, एमपी एंड राजस्थान, एक्सक्यूज मी, जहां पर खास तौर पे बल्क में भर के वहां से पिटिशंस आई थी कि इस तरीके का बुलडोजर कल्चर या बुलडोजर जस्टिस वहां पे बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है। तो इन सारे पिटिशंस को एक साथ सुप्रीम कोर्ट ने इशू करते एक साथ सुप्रीम कोर्ट ने सुनते हुए ये डायरेक्टिव इशू किया है, ठीक है। नेक्स्ट, कलेक्टिव पनिशमेंट। यहाँ पे जस्टिस गवाई ने ये बोला है कि गवर्नमेंट कुड नॉट ट्रांसफॉर्म इटसेल्फ इनटू अ जज टू फाइंड एन अक्यूज गिल्टी विदाउट ट्रायल एंड डिलीवर अ कलेक्टिव पनिशमेंट, कि भाई गवर्नमेंट अपने आप को जज में बदल कर कलेक्टिव पनिशमेंट नहीं दे सकती है जस्ट बिकॉज कि कोई अक्यूज्ड है। कलेक्टिव पनिशमेंट मतलब आप अक्यूज्ड के अलावा उसकी पूरी फैमिली, उसकी कम्युनिटी को भी पनिश कर रहे हो ना, ये कब से अधिकार दे दिया भाई गवर्नमेंट को। तो जस्टिस गवाई का ये कहना था, to him and his family by wrecking their home and their shared memories with a bulldozer. This would be violation of rule of law, basic tenet जो law का होता है, rule of law, a concept which was given by A.V. Dicey आज से बहुत सालों, कई सेंचुरीज पहले rule of law जो इंडिया में हमने अडॉप्ट किया है। कोर्ट का ये कहना है कि ये rule of law के अगेंस्ट जाके बात करता है, which was a part of basic structure of the constitution. रूल ऑफ लॉ को बोला गया था कि भाई बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़खानी कोई भी नहीं कर सकता। जज सेड डिस्ट्रॉइंग फैमिली होम्स, लीविंग एंटायर फैमिलीज होमलेस वाज नथिंग शॉर्ट ऑफ एनार्की, कि भाई ये तो मनमर्जी अपनी घर की गवर्नमेंट टाइप की आप चला रहे हो, ये तो एनार्की के अलावा कुछ भी नहीं है। एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ पब्लिक ऑफिशियल्स मस्ट बी कंसिस्टेंट विद मेंटेनिंग पब्लिक ट्रस्ट, कि कल को किसी भी इंसान को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार हमारे साथ ऐसा कुछ हो जाता है तो हमारे घर पे बुलडोजर चला देंगे। तो बेसिकली अथॉरिटीज के ऊपर पब्लिक का ट्रस्ट जो होता है वो खत्म हो रहा है इन रीजंस के वजह से, क्योंकि अल्टीमेटली जो हमने शुरू में पढ़ा था ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि माइट इज राइट। तो इंसानों को ये भी तो लगता है कि मान लो कोई अक्यूज्ड है बट गलत तरीके से, है ना, मान लो कल को मेरे ऊपर किसी ने केस कर दिया बट मैंने वो चीज कमिट नहीं की थी, बट आई बिकम एन अक्यूज्ड, ठीक है। इफ आई बिकम एन अक्यूज तो मुझे तो फिर पब्लिक अथॉरिटीज पे भरोसा ही नहीं रहेगा, मुझे लगेगा मैं जेल के अंदर हूँ और मेरी फैमिली बाहर अनसेफ है, कल कभी भी हमारे घर पे बुलडोजर चल जाएगी भाई, रातों रात ऐसे जाएंगे बाहर निकालेंगे बुलडोजर चला देंगे। तो पब्लिक ट्रस्ट भी तो ब्रेक करता है और एक ये मेंटालिटी को प्रोपोगेट करता है कि अगर आपके पास ताकत है, आपके पास पावर है तो आप कुछ भी कर सकते हो, माइट इज राइट। तो ये गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए बेसिकली इन सारी चीजों को एड्रेस किया है। ओके, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। हाँ, मस्क एंड रामास्वामी टू बी ट्रम्प्स एडवाइजर्स, दिस इज इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर काफी ट्विटर पे भी पोस्ट आए थे। यूएस के प्रेसिडेंट इलेक्ट, ही इज नॉट द प्रेसिडेंट राइट नाउ, जनवरी में जब बाइडन विल एंड हिज टर्म उसके बाद डोनाल्ड ट्रम्प विल बिकम प्रेसिडेंट, राइट नाउ ही इज प्रेसिडेंट इलेक्ट। डोनाल्ड ट्रम्प, उनका ये कहना था कि इलॉन मस्क और पहले रह चुके जीओपी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट विवेक रामास्वामी विल लीड अ न्यू डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। ये ऐसा डिपार्टमेंट पहले एग्जिस्ट नहीं करता था बट अभी हाल ही में बना है और उनके 2 हेड जो चूज किए गए हैं, इलॉन मस्क एंड विवेक रामास्वामी, ये दोनों हेड करेंगे, विच इज नॉट डिस्पाइट द नेम अ गवर्नमेंट एजेंसी। नाम है उसका गवर्नमेंट एफिशिएंसी, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, लेकिन ये गवर्नमेंट एजेंसी नहीं है, ठीक है। ये बेसिकली DOGE जो है, इट इज अ नॉट टू मिस्टर मस्क फेवरेट क्रिप्टो करेंसी डॉगकॉइन। Mr. Trump said in a statement that Mr. Musk and Mr. Ramaswamy will work from outside the government to offer White House advice and guidance. तो गवर्नमेंट नाम आता है नाम में, लेकिन ये एक
गवर्नमेंट एजेंसी नहीं है, आउटसाइड द ऑफिस मतलब व्हाइट हाउस गवर्नमेंट का पार्ट ना बनते हुए ये दोनों लोग एडवाइस और गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, बेसिकली ओपिनियंस देंगे, उनके ओपिनियंस कंसिडर किए जाएंगे, माने जाएंगे और दे विल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, ठीक है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन दो लोग इसको हेड कर रहे हैं। अच्छा, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, ब्रिटिश राइटर हार्वी हैज वन बुकर प्राइज फॉर स्पेस स्टोरी पेन्ड ड्यूरिंग पैंडेमिक। तो भाई पैंडेमिक में सब लोग टाइम वेस्ट नहीं कर रहे थे, कुछ लोग काम की चीजें भी कर रहे थे, जैसे कि ब्रिटेन की एक राइटर है जिनका नाम है समांथा हार्वी, उनको 2024 बुकर प्राइज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राइजेस इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन आने के बहुत हाई चांसेस होते हैं। तो समांथा हार्वी वन द 2024 बुकर प्राइज फॉर ऑर्बिटल, इनकी बुक का नाम था। तो ये भी पूछा जा सकता है किनको मिला है, ये भी पूछा जा सकता है बुक का नाम क्या है। अ स्टोरी अबाउट सिंगल डे अब्रॉड अबोर्ड द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन विच शी रोड ड्यूरिंग कोविड-19 लॉकडाउन। इनकी स्टोरी में बेसिकली एक दिन अगर कोई इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एक दिन के लिए जाए उसके ऊपर बेस्ड है ये। The novel Harvey's Fifth was the top-selling book on the shortlist of 6 finalists and has sold more copies than the past 3 Booker Prize. पिछले तीनों बार जो बुकर प्राइज मिले, पिछले साल उसके पिछले साल, इन तीनों से ज्यादा कॉपीज समांथा हार्वी की बुक की बिकी है। कंबाइंड पिछले तीनों विनर्स कंबाइंड, मतलब पिछले साल उसके पिछले बार जिन जिन को बुकर प्राइज मिला उन सबकी सेल्स को एक साथ जोड़ दो एक तरफ, दूसरी तरफ समांथा हार्वी, तो समांथा हार्वी की सेल्स ज्यादा है। इंटेंसिटी ऑफ अटेंशन, जजेस ऑफ प्राइज प्रेज्ड हर राइटिंग फॉर इंटेंसिटी ऑफ अटेंशन टू द प्रेशियस एंड प्रिकेरियस वर्ल्ड। एक एक चीज, भले ही शी वॉज राइटिंग फिक्शन, बट एक एक चीज किस तरीके से स्पेस होगा, किस तरीके से अंदर की चीजें होंगी, दैट्स नोन एज एकदम डिटेल एंड एक एक छोटी छोटी सी डिटेलिंग को अटेंशन देना। तो जो जजेस या पैनल था जो ये प्राइज डिसाइड करते हैं किसको मिलेगा, उन्होंने काफी ज्यादा तारीफ की कि शी हैड पेड वेरी मच इंटेंस अटेंशन टू एवरी सिंगल थिंग एंड डिटेल। पास्ट विनर्स ऑफ द प्राइजेस of the prestigious Booker, which is open to works of fiction written in English, include Margaret Atwood, Salman Rushdie, and Yann Martel. Harvey said she wrote the novel while stuck at home during pandemic, watching footage of the Earth in low orbit on her screen. She likened the experience of her 6 characters trapped in a tin can to that of a lockdown. तो उनकी नॉवेल में जैसे लॉकडाउन में हम सब घर के अंदर बंद थे, तो उन्होंने उसी तरीके से एक्सप्रेस किया कि, और उन्होंने स्पेस में इमेजिन किया कि जिस तरीके से हम घरों में ट्रैप्ड हैं, अंदर फंसे हुए हैं, उसी तरीके से इमेजिन करो 6 कैरेक्टर्स जो एक टिन की कैन, भाई लोहे का ये कैन है, ऊपर तैर रहा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, एक टिन की कैन में ट्रैप्ड हो, उस एक्सपीरियंस से, उस पॉइंट ऑफ व्यू से शी रोट दैट बुक, ठीक है। बुक का नाम क्या है? ऑर्बिटल, एंड ऑथर का नाम क्या है? समांथा हार्वी। कौन सा प्राइज मिला है? बुकर प्राइज। ओके, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट अब मोस्टली यहाँ से पॉलिटिकल न्यूज होती है, तो वी स्किप द पॉलिटिकल न्यूज क्योंकि उसके ऊपर से क्वेश्चंस नहीं आते। आपको अगर अपने नॉलेज के लिए यू वांट टू रीड, यू कैन डेफिनेटली गो अहेड एंड रीड, बट अदरवाइज क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें, खासतौर पे अगर आप लॉ एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, तो दिस इज नॉट एट ऑल रेलेवेंट। ओके, this is important. The Goat Life album bags 2 nominations at HMAA. The Goat Life ये एक it's a translated word into English, मलयालम वर्ड का। इसको डायरेक्ट किया है ब्लेसी ने। इसको 2 नॉमिनेशंस मिले हैं इन हॉलीवुड म्यूजिक इन मीडिया अवार्ड्स। हॉलीवुड म्यूजिक इन मीडिया HMMA, उसमें 2 नॉमिनेशंस मिले हैं, हैज वन 2 नॉमिनेशंस, ठीक है। द सॉन्ग का नाम है पेरियोन। इंपॉर्टेंट है, आपको नाम पता होना चाहिए। इसको कंपोज किया था AR रहमान ने और लिखा था रफीक अहमद। संग बाय जितिन राज। हैज बिन नॉमिनेटेड इन द कौन सी कैटेगरी में? सॉन्ग फीचर फिल्म कैटेगरी, और दूसरा स्कोर इंडिपेंडेंट फिल्म कैटेगरी। इन दोनों ही कैटेगरी में नॉमिनेट हुए थे एंड दे हैव वन, ठीक है। भाई इसको पीसफुल कहते हैं। अब देख रहे हो आयरनी, राजस्थान पोलिंग लार्जली पीसफुल, कांग्रेस रिबेल, नरेश मीना स्लैप्स SDM एट बूथ, और बोल रहे हैं कि लार्जली मतलब काफी हद तक पीसफुल था।
बोलता है ना बिगिनर, इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर्स, यही बात करते हैं वो। चलो नेक्स्ट आ जाओ इम्पोर्टेंट। अच्छा, ये महाराष्ट्र के इलेक्शंस जब चल रहे थे उस टाइम का बोल रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है। इंडियन ओशन डायलॉग बिटवीन यूएस एंड इंडिया हुआ था। इसमें द ऑलरेडी हमारा जो बहुत सारी चीज़ों में कोऑपरेशन चल रहा है इंडिया और यूएस का साथ में मिलके ओवर द इंडियन ओशन रीजन, इंडिया एंड यूएसए आर सेट टू होल्ड द इनॉग्रल यूएस इंडिया इंडियन ओशन डायलॉग ऑन थर्सडे। यूएस डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कर्ट कैंपबेल और प्रिंसिपल डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन फाइनर, ये दोनों पार्टिसिपेट करने वाले थे। और ये पहले 13 और 14 नवंबर को होने वाली थी, बट क्योंकि फ्लाइट इश्यूज कुछ थे उसके वजह से प्लान चेंज करना पड़ा। दोनों ही साइड डिस्कस करेंगी ऐसे क्या मेजर्स अपना सकते हैं या तरीके ले सकते हैं टू प्रमोट सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी थ्रू आउट इंडो पैसिफिक, मतलब इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन रीजन। ठीक है, इंडिया यूएस। Coming on to the next important one. हाँ, दिस इज इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट। अरविंदर सिंह साहनी, उनको अपॉइंट किया गया है एज द न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। काफ़ी बार इसके ऊपर पीएसयूज अगर खास तौर पे हैं उसके जो भी चेयरमैन है उनके ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछा जाता है। ओके, नेक्स्ट। दिस वन, डेवलप्ड नेशंस नीड टू ट्रिपल देयर कंट्रीब्यूशन टू मेक क्लाइमेट फाइनेंस क्रेडिबल। इसके पहले भी अपन ने क्लाइमेट फाइनेंस की बात की थी, कुछ $100 बिलियन फिक्स किए गए थे जो डेवलप्ड नेशंस देने वाले थे। बहुत टाइम से बात चल रही थी लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं था इस फंड के बारे में, उसी पे डिस्कशन हो रही है। यहाँ पे अविनाश परसौद, वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल क्लाइमेट इकोनॉमिस्ट हु इज एट COP29 जो बाकू में हो रही है। टेल मी इन द कॉमेंट्स बिलो कि बाकू किस कंट्री में है। ठीक है, बाकू विच इज अ प्लेस जहाँ COP29 अभी हो रही है वो किस कंट्री में। ठीक है, has called upon developed countries to at least triple their climate finance commitments to 300 billion or more। जो हमने $100 बिलियन सेट किया था उसको बोला जा रहा है कि भाई कम से कम 300 बिलियन करो, उससे ज्यादा भी चलेगा वरना कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, if their funding is not increased sufficiently, he wants there will be no credibility and countries like India and others will not bother to raise their commitments due early 2025 to cut emissions। हमने क्या बोला था कि भाई हर कंट्री ने प्रॉमिस किया था कार्बन एमिशंस को धीरे धीरे करके कम करेंगे, कट करेंगे, और फिर कमिट भी किया है कौन से ईयर तक नेट कार्बन एमिशन जीरो कर लेंगे। इंडिया ने बोला है हम 2070 तक करेंगे, है ना। तो इनका ये कहना है कि अगर डेवलप्ड कंट्रीज अपना कमिटमेंट शो नहीं करती हैं तो बाकी की अंडर डेवलप्ड कंट्रीज स्पेशली लाइक इंडिया एंड ऑल ये भी सीरियसनेस उतना शो नहीं करेंगी टूवर्ड्स जो भी हमने कमिटमेंट्स किए हैं उनको पूरा। बेसिकली वही होता है ना, ये नहीं कर रहा तो हम क्यों करें, तो ये चीज ना हो पाए इसलिए ही इज अर्जिंग डेवलप्ड कंट्रीज की कम से कम 3 टाइम्स आपको क्लाइमेट फाइनेंस करना पड़ेगा वरना कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, over the next 10 days that remain at COP29, nations are required by an earlier agreement to replace 100 million a year mechanism with new collective quantifiable goal for climate finance। currently जो developed nations हैं उनसे expectation है कि 100 बिलियन एक साल का कम से कम they will have to bring up, but they haven't stuck to this agreed targets and this system ends next year। अभी तक
ये टारगेट किसी ने भी दे हैवंट स्टक विद दिस टारगेट और अगले साल तो ये खत्म भी हो रहा है. डेवलपिंग नेशन से दैट दे नीड ओवर 1 ट्रिलियन अ ईयर फॉर जस्ट ट्रांजिशन टू अ लोअर एमिशन इकोनॉमी. जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनका ये कहना है, इंडिया इज ऑल्सो डेवलपिंग नेशन, उनका ये कहना है कि यार हमको साल का $1 ट्रिलियन चाहिए अगर हम अपनी इकोनॉमी को लोअर एमिशन, लोअर कार्बन एमिशन लेवल पे लेके जाना चाहते हैं. पैसे कहाँ से आएंगे? डेवलप्ड कंट्रीज से. जिसके पास पैसा है भाई वही पूल इन करके देगा ना. डेवलप कंट्री अपने कमिटमेंट पूरे कर नहीं रहे तो हमारे पास पैसे नहीं आएंगे तो हम कहाँ से अपने कमिटमेंट्स पूरे करेंगे? ठीक है, दैट्स व्हाट्स हैपनिंग हियर. Just give me a second. भाई लोग जस्ट गिव मी 1 सेकेंड. हाँ, यहाँ पे कुछ अटक रहा है. Yeah. Yeah, coming on to the next one. Sri Lankans to vote in key parliamentary elections today. जब इसका रिजल्ट आ जाएगा तब हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा. अच्छा, ट्रम्प ने नाम रिलीज़ किया था अपने डिफेंस सेक्रेटरी का जिससे पेंटागन बिल्कुल हिल गई है. तो उन्होंने बोला है कि पीट हेग्सेथ जो एक आर्मी नेशनल गार्ड कैप्टन रह चुके हैं, he is an army national guard captain known as a co-host of Fox News program, could bring sweeping changes to the military. The news was met with worry among many as Trump passed on a number of established national security heavy hitters. तो भाई यूएस में तो बस बैठ के काम बच गया है कि बैठो आराम से और देखो हो क्या रहा है धीरे धीरे करके. यूएस प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रम्प हैज टर्न्ड द पेंटागन and the broader defense world by nominating Fox News host journalist Pete Hegseth to serve as his defense secretary, tapping someone largely inexperienced and untested on the global stage to take over the world's largest and most powerful military. एक न्यूज़ जर्नलिस्ट के हाथ में. मतलब I don't know what to say. चलो, I guess that's all for this newspaper. इसके पहले वाले पे जाते हैं. यहाँ पे कुछ कुछ ही इम्पोर्टेंट है. मोस्टली पॉलिटिकल न्यूज़ ही है यहाँ पे.
दिस इज इम्पॉर्टेंट, मोस्टली अभी कॉप की न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। बाकू में जो कॉप हो रहा है, जो मैंने आपको बोला, यू हैव टू टेल मी कि ये बाकू इज इन विच कंट्री। यहाँ पे फाइनली एक ब्रेक थ्रू हुआ है इतने सारे डिस्कशन के बाद, जहाँ पे कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग को क्लियर कर दिया गया है, क्लियरेंस दे दिया गया है। सो कंट्रीज असेंबल्ड इन बाकू फॉर एनुअल क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस COP 29। COP 29 क्यों कहते हैं? 29th नंबर की है, और COP मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। voted on Tuesday to clear a much delayed agreement to finalize global carbon market. Such a market will allow countries to trade carbon credits. Carbon credits दिए जाएंगे और countries उसमें trading कर सकती हैं इस common market में. Certified reductions of carbon emissions among themselves, and prices of these instruments are determined as a consequence of emission caps imposed by the countries. ये जो certificates हैं, इनके क्रेडिट्स का प्राइस क्या होगा ये भी उसी से डिटरमाइन होगा, जो कैप्स कंट्री सेट करेंगे उस पर डिपेंड करके। जो मार्केट होगा वो खुद पेरिस अग्रीमेंट के आर्टिकल 6 को फॉलो करेगा। जो सब सेक्शंस आर्टिकल के हैं वो बताते हैं कि किस तरीके से कंट्रीज बायलेटरली आपस में ट्रेड कर सकती हैं कार्बन अमंग देमसेल्व्स एंड पार्टिसिपेट इन ग्लोबल कार्बन मार्केट। तो पेरिस एग्रीमेंट में बाकायदा इसके प्रोविजंस दिए हुए हैं, उन्हीं को फॉलो करके ये सब किया जाएगा, ठीक है। दो मोस्ट ऑफ द नट्स एंड बोल्ट्स टू मेक ऑपरेशनल सच अ कार्बन मार्केट सुपरवाइज्ड बाय अ यूनाइटेड नेशंस बॉडी हैव बीन इन प्लेस सिंस 2022, there are several niggles, particularly in ensuring that the carbon credits generated are genuine and its antecedents are transparent। कि जो कार्बन क्रेडिट्स जनरेट होकर बांटे जाएंगे वो जेन्युइन है और उसका हेर फेर ट्रांजैक्शन जो भी हो रहा है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो इस पूरे प्रोसेस का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो दिस इज गोइंग टू माइट बी एन इशू। पहले से अच्छे से डील करके और सब कुछ इन प्लेस, वाटर टाइट लॉज वगैरह प्रोविजंस बना के अगर फॉलो किया जाता है दैट वुड बी द बेस्ट, बट दिस कुड बी अ स्ट्रगल, ठीक है। तो बेसिकली COP 29 में एक चीज तो फाइनली डिसाइड हुई है, विच इज कार्बन क्रेडिट। ग्लोबल लेवल पे जो कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग मार्केट है उसको अप्रूवल मिला है। Coming on to the next one. इंटरनेशनल पे आ जाते हैं सीधा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत टाइम से, 2 साल से ये प्रोसेस चल रही है। फाइनली एयर इंडिया और विस्तारा का मर्जर कंप्लीट हुआ। 11 नवंबर को ऑफिशियली विस्तारा की आखिरी फ्लाइट चली थी। 12 नवंबर से ऑफिशियली एयर इंडिया और विस्तारा मर्ज हो चुके हैं। नहीं, कमिंग ऑन टू द लास्ट न्यूज़पेपर। अच्छा, मणिपुर में बहुत टाइम से ये वाद विवाद चल रहा है। तो यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट जो है उन्होंने एक सीआरपीएफ के कैंप को अटैक किया था और पुलिस स्टेशन को भी। इसमें आपस में लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ हुई और 10 आर्म्ड मिलिटेंट्स वर किल्ड बाय सीआरपीएफ, ठीक है। एक्सक्यूज मी। अच्छा, यहाँ पे आपको आंसर ही मिल गया, बट आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस बिकॉज यू हैव टू टेल मी द आंसर इन द कमेंट्स बिलो।
अच्छा, ये सी प्लेन हमने डिस्कस किया था पहली बार, ट्रायल रन जिसका हो रहा था, उसकी यहाँ पे अगेन बात हो रही है. Yeah, I think that's it. That's all. बाकी का इंपॉर्टेंट चीज़ें विल डिस्कस इन द नेक्स्ट सेशन विच इज़ गोइंग टू हैपन ऑन ट्यूसडे. तो हम फ्राइडे, सैटरडे, संडे और मंडे को क्या क्या होगा वो हम ट्यूसडे को डिस्कस करेंगे. दीज आर बाई वीकली सेशंस एज आई हैव टोल्ड यू. So thank you all for joining me in today's session. I'll see you guys again on the upcoming Tuesday. This is Vishishta signing off. Bye bye.